नितिन जी, आपके पास आ रही हूं, आप ही बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, आप लोग क्या कह रहे हैं, क्या दलील रखी जा रही है, जरा विस्तार से समझाइए ताकि क्रिस्टल और क्लियर हो जाए ये पूरा का पूरा मामला। प्रमुख तीन हमारे इश्यूज थे जिन पे हमें बात करने की आवश्यकता थी। पहला इशू ये था कि ग्रेस मार्क्स जो 1563 को दिए गए उनको क्यों दिए गए। एनटीए ने उसको कल मान लिया और उस गलती को एक्सेप्ट कर लिया। 24 घंटे से तक पहले थे तो मान भी नहीं रहे थे, अब मान लिया और उसको एक्सेप्ट कर लिया और बोला इनके दोबारा एग्जाम कराएंगे। ठीक है। अगर आप बहुत ध्यान से पूरी गणित को समझें तो जो दो प्रमुख मुद्दे हैं, एक है ग्रेस और एक है लीकेज और चीटिंग। मान लीजिए कि इस पूरी गड़बड़ी को अपन 100 के पैमाने पे नाप लें तो जो ग्रेस मार्क्स की वजह से रैंक्स में इन्फ्लेशन हुआ है। रैंक्स में इन्फ्लेशन कैसे हुआ है मैं आपको पहले समझाना चाहता हूं और एनटीए ने क्या दलील दी वो भी आपको समझाना चाहता हूं। अगर आप ध्यान से देखें तो 600 के ऊपर जो बच्चे नंबर लाते हैं अमूमन उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस मिल जाते हैं, उनको उसमें कोई पैसे नहीं देने पड़ते, कोई डोनेशन उनकी नहीं लगती, अमूमन ऐसा होता है। इस बार पिछली बार 2023 में 600 नंबर पे करीब 28,000 रैंक थी, इस बार 600 नंबर पे 81,000 रैंक है। 51,000 बच्चे ज्यादा आ गए। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो 176% का उछाल है। ये होना असंभव है, कोई भी डेटा इसको सपोर्ट नहीं कर सकता। पेपर का स्तर बिल्कुल पिछले साल जैसा ही था। एनटीए ने दलील दी कि रियलिटी में इस बार कॉम्पिटिटिव नेचर ज्यादा थी, बच्चों के एस्पिरेंट बढ़ गए। जो नंबर ऑफ एस्पिरेंट बढ़े वो तो सिर्फ 17% थे। अपर लेवल पे ऐसा क्यों बढ़ा? अच्छा, अगर ऐसा बढ़ा तो उसका एक और मैं आपको तर्क देता हूं। 600 नंबर पे 176% का इन्फ्लेशन आया है। 200 नंबर पर जहां पर बच्चा सेलेक्ट नहीं होता, हाँ। 200 नंबर पर ये इन्फ्लेशन सिर्फ 36% है। अगर इन्फ्लेशन आता तो पूरा लीनियरली सब जगह आता, यहां पे भी 150-200 का आता, वहां पे भी ज्यादा का आता, पर ऐसा सिर्फ उस जगह हो रहा है जहां पे बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो हुई है। असलियत में जो मेरा व्यक्तिगत मत है कि 20 से 25,000 बच्चे इस बार ऐसे डॉक्टर बन रहे हैं जो डॉक्टर बनने लायक नहीं थे, और 20 से 25,000 ऐसे बच्चे हैं जो डॉक्टर नहीं बन पाएंगे जबकि वो काबिल थे। अगर मैं आपको और अच्छे से इस बात को समझाने का प्रयास करूं तो आप इस बात को समझेंगे कि इस दोनों मुद्दों में जो ग्रेस वाला है और जो लीकेज वाला है, इसमें 95% रोल लीकेज का है और चीटिंग का है। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो पटना एफआईआर में एक बच्चे ने एक्सेप्ट कर लिया है कि उसको रात को पेपर मिल गया था। अब यह कहना कि पटना में लीकेज हुई है, इस ग्लोबल जमाने में जब मैं कहीं और बैठकर आपसे बात कर पा रहा हूं लाइव, क्या लीक किसी लोकलाइज जगह पर हो सकता है? या लीक होते ही वो ग्लोबल हो जाता है? वो लीक होते ही ग्लोबल हो जाता है। तो अगर रात को पेपर पटना के बच्चे के पास आ गए थे, इसका मतलब पेपर तो लीक हो चुका था। इसीलिए डेटा इतना अलग सा आ रहा है जो हर साल नहीं आता है। मैं ये आपका आधार है नितिन, मैं आपके पास लौट रही हूँ। देखिए, आपने ये बड़ी बातें बताई, तो लीकेज की आप बात बता रहे हैं और ये ग्रेस मार्क्स की बात बता रहे हैं। और जब लीकेज की चर्चा हो रही है तो हम पटना की भी चर्चा कर रहे हैं, हम गोधरा के सेंटर की भी चर्चा कर रहे हैं जहां बड़े धांधली के आरोप लग रहे थे। मेरे सहयोगी ग्राउंड पर ही मौजूद हैं, वो जरा समझाएंगे कि अभी इस मसले में क्या हो रहा है। निर्णय जरा बताइए, ये शक, ये कंफ्यूजन अब गोधरा के इर्द गिर्द भी घूम रही है, सेंटर के इर्द गिर्द घूम रही है, क्या बातें निकलकर सामने आ रही हैं, क्या बता पा रही है अभी तक की जांच? देखिए, अभी तक की जांच में बिना सबसे जो अहम मुद्दा उठ करके सामने आ रहा है वो इस पूरी की पूरी जो एग्जामिनेशन की प्रक्रिया है उसी पर सवाल उठा देता है। देखिए, पेपर लीक के बारे में तो हमने बहुत सुना है कि भाई पर्चा लीक हो गया, इस वजह से वो सब जगह फैल गया, लेकिन पूरा का पूरा सेंटर ही कॉम्प्रोमाइज हो जाए, पूरा का पूरा सेंटर ही, जहां मैं इस वक्त जलाराम स्कूल के बाहर जो खड़ा हूं, वो पूरे के पूरे सेंटर में ऐसे ऐसे जगह से लोग आ रहे हैं जो कि यहाँ से 3-3 हज़ार किलोमीटर दूर है। वो ये सेंटर क्यों चुन रहे हैं? क्योंकि उन्हें ये एश्योरेंस दिया गया था कि आप अगर इस सेंटर पे एग्जाम देंगे तो आपको हम पास करवा देंगे। पास नहीं बल्कि आपका मेरिट में नाम आ जाएगा, उसके लिए आपको 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया उनके पास कि वो 10 लाख रुपए में ये गारंटी दे रहे हैं कि पास करवा देंगे? तब सवाल आता है एनटीए के रोल का, कि एनटीए ने पूरा सिस्टम इस तरह का बनाया हुआ है कि ये बड़ी आसानी से लूपहोल्स ढूंढ करके उसके साथ पूरे की पूरी प्रक्रिया को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपने एक सिटी कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किया, परसोत्तम शर्मा, जो कि इसी सेंटर का
प्रिंसिपल है, इसी स्कूल का प्रिंसिपल है, उसी को आपने जहां पे सेंटर है आपका, उसको आपने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बना दिया। अब उसी ने अपना डिप्टी कोऑर्डिनेटर किसको बनाया? जो इस स्कूल का टीचर है, इसी संस्था में टीचर है, वो यहाँ पे डिप्टी कोऑर्डिनेटर है। अच्छा, जो ऑब्जर्वर होने चाहिए, जो कि एनटीए के रिप्रेजेंटेटिव हैं एग्जामिनेशन के लिए, जिनकी पूरी जिम्मेदारी है पूरी प्रक्रिया को ओवरलुक करना, वो दोनों ऑब्जर्वर जो हैं, उनके नाम भेजता कौन है? डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर भेजता है, जो कि इसी जिले का है और यहाँ सारे ऑब्जर्वर्स को जानता है। जिन लोगों को उसने चुना है उनके नाम वो भेजता है एनटीए में और एनटीए उसे अप्रूव कर देता है। तो यानी आप देखिए कि जो लोग इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने के लिए जिम्मेदार हैं, यानी कि जितने भी मॉनिटरिंग भी होगी वो भी सारी उन्हीं लोगों को करनी है। हाँ। जितने भी आपको चेक्स एंड बैलेंस मेंटेन करने हैं वो भी सारे उन्हीं के हाथ में है। अब ऐसी सूरत में उनके पास ये पूरा स्कोप है कि वो प्रक्रिया को जिस भी तरह चाहे मोल्ड कर सकते हैं। और जैसा कि यहाँ पे होने जा रहा था, ये बात और है कि एक दिन पहले ही कलेक्टर को स्पेसिफिक सूचना मिल गई, और क्योंकि डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के अधिकारी यहां पहुंच गए और उन्होंने आके कंट्रोल कर लिया सब कुछ। वरना सबसे इंपॉर्टेंट बात पिनाज, कि इस पूरी प्रक्रिया में डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स का कोई रोल ही नहीं है, जबकि इंडिया में जितने भी बड़े बड़े बड़ी बात निर्णय आपकी तरफ से बताई जा रही है। ये तो चलिए सेंटर वो है जहां पूरी प्लानिंग की गई,